वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स में हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे ह्यूमन जेनेटिक्स। ह्यूमन जेनेटिक्स में हम डिसऑर्डर पढ़ रहे थे बेसिकली। उसमें एक डिसऑर्डर है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, अगर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात की जाए, ये डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर, डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर, डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात की जाए तो इसमें डिस्ट्रोफिन प्रोटीन एब्सेंट होती है। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन एब्सेंस होती है। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन एब्सेंस होती है, जिस कारण से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में एबनॉर्मेलिटीज आ जाती है। क्या आ जाती है? एबनॉर्मेलिटीज आ जाती है। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या है? ये एक डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर है जिसमें डिस्ट्रोफिन प्रोटीन एब्सेंस होती है और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या आ जाती है? एबनॉर्मेलिटीज आ जाती है। अब कुछ सिंड्रोम रह गए थे, जैसे डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, उनके बारे में पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम हम जानते हैं कि डाउन सिंड्रोम 21वें नंबर क्रोमोसोम की ट्राइसोमी पे होता है। किस पे होता है? ट्राइसोमी पे। 21st नंबर के क्रोमोसोम की ट्राइसोमी पर क्या होता है? डाउन सिंड्रोम होता है। अगर डाउन सिंड्रोम की बात की जाए तो इसमें क्या होगा? ये एक ऑटोसोमल डिजीज है। कैसी डिजीज है? ऑटोसोमल डिजीज है। ये रोगी बोला होगा, मुंह खुला, मुंह खुला, जीवा बाहर लटकी हुई, मुंह खुला, जीवा बाहर लटकी हुई, शारीरिक व मानसिक विकास अवरुद्ध, शारीरिक व मानसिक विकास अवरुद्ध, जन्म से ही हृदय रोगी, कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर, जन्म से ही हृदय रोगी, हृदय रोगी होगा, हार्ट पेशेंट होगा। ठीक है। एपिकैंथल होगा, कैसा होगा? एपिकैंथल होगा। एपिकैंथल का मतलब क्या होता है? आई के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आई के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये हो गया डाउन सिंड्रोम। किस लिए होता है? ट्राइसोमी होती है 21 नंबर क्रोमोसोम की, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, बोना होता है, मुंह खुला होता है, जीवा बाहर लटकी रहती है, शारीरिक व मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर होता है, जन्म से हृदय रोगी होता है, एपिकैंथल सिचुएशन पाई जाती है आइज में। तो ये हो गया डाउन सिंड्रोम। अब आगे चलते हैं।
अब हम बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम की। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? अगर टर्नर सिंड्रोम की बात की जाए तो यहां पर बेसिकली ये एक सेक्सुअल क्रोमोसोमल डिजीज है। कैसी डिजीज है? सेक्सुअल क्रोमोसोमल डिजीज। यहां पे एक एक्स क्रोमोसोम की मोनोसोमी हो जाती है। क्या होती है? मोनोसोमी हो जाती है। बेसिकली ये केवल फीमेल में होता है, केवल फीमेल में होता है, केवल महिलाओं में होता है। महिलाओं में होता क्या? 44 प्लस XX होता है। यहां पे एक X क्रोमोसोम की मोनोसोमी है, तो 44 प्लस X0। ठीक है, केवल महिलाओं में एक X क्रोमोसोम की क्या होगी? मोनोसोमी होगी। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है फीमेल में रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो पुअरली डेवलप होता है, पुअरली डेवलप होता है। ठीक, पुअरली डेवलप होता है, डेवलपमेंट उसका नहीं हो पाता। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। डेवलपमेंट नहीं हो पाता। टर्नर सिंड्रोम सेक्स क्रोमोसोम से संबंधित डिजीज है। एक एक्स क्रोमोसोम की क्या होती है? मोनोसोमी हो जाती है, केवल फीमेल में पाया जाता है। इसका जो होता है वो होता है 44 प्लस X0। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरे डेवलप हो जाता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं आ पाते। जैसे महिलाओं में आवाज का पतला होना, स्तन ग्रंथियों का विकास होना, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट नहीं हो पाते। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है? आवाज का पतला होना, ओवरी का विकास, ठीक है, स्तन ग्रंथियों का विकास, ये सब नहीं हो पाता। ये सब नहीं हो पाता। ये हो गया टर्नर सिंड्रोम। अब आगे चलते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अगर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात की जाए, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है, एक एक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है। बेसिकली ये सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड डिजीज है, सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज है, सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज है। इसमें क्या होता है? 44 प्लस एक एक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो गई, तो ये आ गया 44 प्लस XXY आ गया। ठीक है, बेसिकली ये मेल है, मेल में एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा आने से उसमें फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स भी आने लग गए। तो यहाँ पे क्या होगा? मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा।
मेल में फीमेल जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स आने लग जाएंगे। ठीक है, जैसे मेल के ऊपर वक्ष का आना, वक्ष में स्तन ग्रंथियों का विकास, मेल में किसका विकास हो गया? स्तन ग्रंथियों का विकास हो गया। मेल में स्तन ग्रंथियों का विकास हो गया, फीमेल वाले लक्षण आने लगे। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गायनेकोमास्टिया। गायनेकोमास्टिया। ठीक है, लाइनफेटर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होगी तो बन गया 44 प्लस XXY। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलपमेंट नहीं हो पाया, मेल में फीमेल वाले लक्षण, वक्ष में स्तन ग्रंथियों का विकास, इसे क्या कहते हैं? गायनेकोमास्टिया कहते हैं। ये हो गया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब आगे चलते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं जैकब सिंड्रोम। जैकब्स सिंड्रोम। जैकब सिंड्रोम में क्या होता है? जैकब सिंड्रोम में बेसिकली एक वाई क्रोमोसोम की अधिकता हो जाती है। मेल में वाई क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। ठीक है, तो क्या बनेगा? XYY। इस तरह के मेल क्या होंगे? अग्रेसिव होंगे, अग्रेसिव होंगे, अपराध की तरफ बढ़ेंगे, अपराध की तरफ बढ़ेंगे। एक है एडवर्ड सिंड्रोम, एक है पटाउ सिंड्रोम। अगर एडवर्ड सिंड्रोम की बात की जाए तो ये 18 नंबर के क्रोमोसोम पे एबनॉर्मलिटीज के कारण होता है, और अगर पटाउ सिंड्रोम की बात की जाए तो ये 13 नंबर के क्रोमोसोम के एबनॉर्मलिटीज के कारण होता है। एडवर्ड सिंड्रोम की बात की जाए तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि नर्वस संबंधित डिजीज आ जाती है, नर्वस सिस्टम संबंधित क्या आ जाती है? डिजीज आ जाती है, जिस कारण से बच्चा केवल 6 मंथ तक ही जीवित रह पाता है, 6 मंथ तक ही जीवित रह पाता है। जबकि पटाउ सिंड्रोम में तो केवल 3 मंथ तक ही बालक सर्वाइव कर पाता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो ये हो गए जैकब सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की, अगर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की हम बात करें तो सबसे पहले ये विधि किसने दी? सेक्टन एंड बोवेरी ने दी। किसने दी थी? सेक्टन एंड बोवेरी ने दी। ये क्या कहते हैं? जीन्स आर फाउंड एट स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ क्रोमोसोम।
जो जीन्स है वो पाए जाते हैं कहां पे, क्रोमोसोम के ऊपर स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर। जीन्स पाए जाते हैं क्रोमोसोम के ऊपर स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर। जैसे ये कोई क्रोमोसोम है, ऐसा नहीं है कि इस क्रोमोसोम पर जीन्स ही जीन्स होंगे, जीन्स केवल स्पेसिफिक लोकेशन पर ही पाए जाते हैं। ये देखिए, जीन्स केवल स्पेसिफिक लोकेशन पर ही पाए जाते हैं। जीन्स कहां पाए जाते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर, कहां, स्पेसिफिक लोकेशन पे। जो क्रोमोसोम है उसका बिहेवियर, किसके जैसा होता है, लॉ ऑफ मेंडल ऑफ इनहेरिटेंस के जैसा। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के जैसा, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के जैसा। ठीक है, कब, जब मियोसिस होता है, जब अर्धसूत्री विभाजन के समय क्रोमोसोम का बिहेवियर मेंडल के वंशानुगति के नियमों के अनुसार होता है। इस चीज को हम समझते हैं। हम जानते हैं कि जो क्रोमोसोम होता है, क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, वो पेयर में पाए जाते हैं। ठीक है, कैसा पेयर होता है, होमोलोगस पेयर होता है। होमोलोगस पेयर होता है। ये जो होमोलोगस पेयर होता है, ये जो होमोलोगस पेयर होता है, इस पेयर में एक क्रोमोसोम तो कहां से आता है, मदर से आता है, और एक क्रोमोसोम कहां से आता है, फादर से आता है। ठीक है, मान लीजिए कोई सेल है, और ये सेल का न्यूक्लियस है, और इस सेल में दो क्रोमोसोम पाए जाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम पाए जाते हैं इस तरह से। ठीक, जब गैमीट फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, गैमीट फॉर्मेशन होगा। गैमीट्स बनेंगे, और उस समय क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस होगा। अर्धसूत्री विभाजन होगा। ये दोनों क्रोमोसोम जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये अलग अलग जगह जाएंगे, अलग अलग जगह जाएंगे। ठीक है, या तो ये स्पर्म में जाएंगे, या किस में जाएंगे, ओवम में जाएंगे। ये चाहे स्पर्म में जाए या ओवम में जाए, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे। इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे। इनका असॉर्टमेंट कैसे होगा, इंडिपेंडेंटली। ये एक दूसरे से पृथक रूप में अगली पीढ़ी में वंशानुगत होंगे। और यही बात किसके लिए कही गई थी, जीन के लिए कही गई थी। किसके लिए की गई थी, जीन के लिए की गई थी। और जीन को उस समय फैक्टर बोलते थे, और मेंडल ने यही नियम जीन के लिए भी तो दिया था, फैक्टर के लिए भी दिया था, कि एक जीन का अगली पीढ़ी में वंशानुगत होने पर दूसरे जीन पर वो बिल्कुल अलग होता है, इंडिपेंडेंट होता है, वो दूसरे जीन से बिल्कुल ही क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। यही तो मेंडल का नियम था। ठीक है, और यही बात किस पे लागू हो रही है, क्रोमोसोम पे लागू हो रही है, कि एक क्रोमोसोम का अगली पीढ़ी में जाना, दूसरे क्रोमोसोम पर पूरी रूप से क्या होता है,
बिल्कुल ही पृथक होता है, अलग होता है। अब ये जो दो क्रोमोसोम है, इसमें जब मियोसिस होगा तो आधे क्रोमोसोम एक जगह जाएंगे, आधे क्रोमोसोम दूसरी जगह जाएंगे। कोई स्पर्म बनेगा, कोई क्या बनेगा, ओवम बनेगा। ठीक है, और ये जो क्रोमोसोम है ये जब अगली पीढ़ी में जाएंगे तो इंडिपेंडेंट रूप से जाएंगे। एक क्रोमोसोम का दूसरे क्रोमोसोम पर कोई इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़े, इंडिपेंडेंट रूप से जाएंगे, इंडिपेंडेंट असोर्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी में एक सारणी दे रखी है, उस टेबल को पढ़ते हैं जो एनसीईआरटी में दे रखी है। एनसीईआरटी में एक टेबल बनी हुई है, यहां पे लिखा हुआ है ए, यहां पे लिखा हुआ है बी। ठीक, यहां पे लिखा हुआ है ओकर इन पेयर, और यहां पे सेम लिखा हुआ है ओकर इन पेयर। ठीक है, यहां पे दूसरी लाइन जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है सेपरेटेड at the time of gamete formation। यहां पे सेम लाइन लिखी हुई है, यहां पे लिखी हुई है वन ऑफ ईच पेयर ट्रांसमिटेड टू गैमेट। यहां पे सेम लाइन लिखी हुई है। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर। यहां लिखा है वन पेयर सेग्रीगेट वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम अनदर पेयर। ये सारणी बनी हुई है जिसमें बताया गया कि एक जीन और क्रोमोसोम हो सकता है और बी भी जीन और क्रोमोसोम हो सकता है। पहचानो, पहली चीज ओकर इन पेयर जोड़े में पाए जाते हैं, ए भी जोड़े में पाए जाते हैं, बी भी जोड़े में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बी और एक जीन भी हो सकता है, क्रोमोसोम भी हो सकता है। सेपरेटेड एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन के समय अलग अलग होते हैं, ये भी उसी समय होते हैं, ये भी उसी समय होते हैं। वन ऑफ ईच पेयर ट्रांसमिटेड इनटू गैमेट, दोनों में से केवल एक पेयर में से केवल एक ही ट्रांसमिट होता है गैमेट में। ये बात इसके लिए भी सही है और इसके लिए भी सही है। पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, जो पेयर है वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो रहा है, स्वतंत्र रूप से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है एक दूसरे से, एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। एक दूसरे से अलग कब होगा, क्रोमोसोम में होगा। पेयर एक दूसरे से अलग कब होगा, क्रोमोसोम में होगा। यहां पे एक पेयर सेग्रीगेट हो रहा है स्वतंत्र रूप से दूसरे पेयर से, जैसे ये क्रोमोसोम, ये होमोलोगस क्रोमोसोम, यहां पे भी जीन्स, यहां पे भी जीन्स, यहां पे भी जीन्स, यहां पे भी जीन्स। ये पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर बन गया। वन पेयर सेग्रीगेट, जीन का एक पेयर जो सेग्रीगेट हो रहा है इंडिपेंडेंटली फ्रॉम अनदर पेयर, फ्रॉम अनदर पेयर। जबकि यह बात एक क्रोमोसोम के लागू है कि पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से
सेग्रीगेट हो रहा है इंडिपेंडेंटली। तो ए किसके लिए, क्रोमोसोम के लिए, और बी किसके लिए, बी जीन के लिए, कि वन पेयर सेग्रीगेट हो रहा है इंडिपेंडेंटली फ्रॉम अनदर पेयर से। ठीक है, ये बी किसके लिए, ये जीन के लिए। तो ए क्रोमोसोम है और बी क्या है, जीन। ठीक है, तो ये थी जेनेटिक्स। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।